हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज बाय रितु मैम एट श्रीध इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो बताओ क्या केड़ो हाल है, क्या हाल है? सब बढ़िया? ओके। सो अकाउंट्स का पेपर नंबर 5 तक हम ऑल सब कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन ए और बी आपके बाकी हैं और बहुत लोगों की डिमांड है मैम पहले सेक्शन ए बी चढ़ाओ, पेपर नंबर 6 बाद में करना। तो आप सबकी फरमाइश पर आज हम करेंगे सेक्शन बी। पहले बी चढ़ाऊंगी मैं सबका, फिर ए। इधर ऐसे करूंगी, पहले बी फिर पेपर का फिर ए, ठीक है? तो क्योंकि बी में आपको थियोरी लिखनी है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अकाउंट सब्जेक्ट टू फाइंड द थियोरी आंसर इन द बुक बिकॉज द बुक इज लिटिल बिट थिक। लेकिन जो ए के आंसर है, आई डोंट नो व्हाई यू ऑल आर आस्किंग फॉर आंसर ए, सेक्शन ए, क्योंकि वो आंसर तो दे रखे पीछे, फिर भी आप मांग रहे हो तो आपसे बढ़कर तो कोई नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, आपकी फरमाइश पर ए भी मिल जाएगा आपको। तो आज हम करते हैं पेपर 1 सेक्शन बी, ओके, अकाउंट्स। तो आ जाओ मेरे साथ, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। सो बी रेडी टू राइट अ थ्योरी। तो आ जाओ फटाफट, पेन ले आओ, नोटबुक ले आओ, गाला बुक ले आओ, कैलकुलेटर की आज जरूरत नहीं है। तो फटाफट कहां पे चलेंगे हम? ऑन माय स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। चलो आप लोग बताओगे या मैं बता दूं? बोलो, ट्राई मारना है? तो एक काम करते हैं, ट्राई मारने के लिए एक काम करा करो, आप पॉज किया करो और फिर आंसर लिख लिया करो नोटबुक में और फिर चेक किया करो चालू करके, है ना? लेकिन देखो, मैं आपके कहने पर सेक्शन बी और ए बना रही हूं, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था पेपर 6 करते और खत्म। लेकिन आपके कहने पे बना रही हूं, तो मैंने ये देखा है कि आप कितनी देर तक मेरे वीडियो देखते हो। तो मैंने देखा कई बच्चे लास्ट तक साथ में नहीं रहते और आधे में भाग जाते। क्या आधे में आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है या आधे तक बहुत हो जाता है आपका पढ़ना? तो बेटा एग्जाम पास में आ रही है तो आप मेरे साथ, और थियोरी में तो आप मेरे साथ लगे रहोगे तो ही बेटर है, ठीक है? और आपको याद भी हो जाएगा। चलो, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट अकाउंट। तो बताओ बैलेंस शीट गुडविल कहां शोन होती है? तो एसेट साइड में शोन होती है। और कहां पर? अंडर नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। तो लिखो लिखो, गुडविल इज शोन एट एसेट साइड। लिख के देता हूं। ओके, चलो मैं लिख देती हूँ। कौन सा आंसर नंबर है? 21। सो 21 लिखते हैं, लिखो गुडविल। लेकिन मैं थोड़ी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करूंगी, चलेगा ना? आप goodwill is shown on asset side। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप मेरे से लिखवाओगे तो। अंडर नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल है इसलिए नॉन करंट असेट्स इन बैलेंस शीट, ठीक है? चलो नंबर 22 लिखो। 22 आ जाओ। इसमें क्या डाउट, क्या समझाऊं मैं? समझ नहीं आ रहा मेरे को थियोरी में। कोई बात नहीं, चलो लिखो, आपकी फरमाइश पर सब कुछ हाजिर है। व्हाट इज द अदर नेम नोन फॉर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो दूसरा नाम क्या है रिवैल्यूएशन का? तो दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पूरा आंसर लिखना, लेकिन आप द अदर नेम ऐसे लिखना, द अदर नेम फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके? चलो 23, तो फटाफट आ जाओ 23 पर। 23 है, हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर। ये तो मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करवा रही हूँ। बताओ फटाफट आंसर क्या है? जो रिटायर हो रहा है, जो जा रहा है पार्टनर, उसको गुडविल का पैसा कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो लिखो कंटिन्यूइंग पार्टनर और द रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यू करते हैं आपके बिजनेस में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, या आप रिमेनिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ही आंसर है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर आगे लिख लेना, गिव शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है? कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर। चलो 24, व्हाट इज अ वॉलंटरी डिसोल्यूशन। बताओ वॉलंटरी डिसोल्यूशन क्या होता है? वॉलंटरी डिसोल्यूशन होता है जब सारे पार्टनर मिलकर अपनी इच्छा से अपना बिजनेस को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। तो व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म इज
known as voluntary dissolution. लिखो लिखो, when all the partners, सब मिलकर बोलेंगे हाँ ठीक है ये बिजनेस बंद कर दो, एग्री टू डिसॉल्व, एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, और कभी भी बंद की जा सकती है, देन फर्म कैन बी डिसॉल्व at any time is known as voluntary dissolution. एक मिनट, एल था ये, voluntary dissolution. ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर हो गया. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. बताओ रियलाइज, अच्छा ये किसी ने उसमें भी पूछा था, जब बताओ रियलाइजेशन, जर्नल एंट्री कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 33 याद करो सेक्शन सी का, तो आप रियलाइजेशन एंड अकाउंट से सारी जर्नल एंट्री पास करते थे. उसका रीजन क्या था? क्योंकि आप फर्म को क्या कर रहे हो? डिसॉल्व कर रहे हो. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब फर्म क्या होती है? बंद होती है. जब फर्म क्या होती है? बंद होती है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन. तो सभी जो आपके बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज पड़े होते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, और उनसे उनको मार्केट में बेचा जाएगा. फिर जो पैसा आएगा वो आप सब कहां पे करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में करते हो. तो लिखो एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड, लिखो 25, एन अकाउंट which is prepared at the time of dissolution, at the time of dissolution to give the accounting treatment, to dissolve of, to dispose, लिख लो, dissolve मत लिखो, to dispose of all the assets and liabilities is known as कौन सा अकाउंट था? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, तो समझ में आया? जब रियलाइजेशन अकाउंट आप कब बनाते हो? अरे बॉयज, या तो ये गेट बंद करो बीच वाला. आप डिसॉल्यूशन अकाउंट कब बनाते हो? जब आप क्या कर रहे होते हो? आप डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म में बनाते थे. डिसॉल्यूशन जब फर्म बंद हो रही होती है, आपका बिजनेस बंद हो रहा होता है, तो सभी एसेट्स को मार्केट में बेचना होता है, सभी एसेट्स और लायबिलिटी को. तो पहले रियलाइजेशन में जाकर आप लायबिलिटी को क्लोज करते हो. तो क्रेडिट है तो डेबिट करके क्लोज करो, और एसेट डेबिट होती है तो क्रेडिट करके क्लोज करो, और फिर उनसे जो पैसा हमें मार्केट में बेचने से मिल रहा होता है, लायबिलिटीज को पेमेंट करना होता है और एसेट को मार्केट में बेचना होता है. उनसे जो पैसा मिलता है वो कौन से अकाउंट में मिलता है? रियलाइजेशन में ही मिलता है. ठीक है, चलो 26 चलते. 26 क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन अ कंपनी इशू अ डिबेंचर? तो 10 years, नॉट लेस देन, नॉट मेच्योरिटी पीरियड जिसका 10 years से ज्यादा नहीं हो. तो लिखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, लिखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, according to Companies Act 2013, company cannot issue debenture having maturity date, maturity date more than 10 years.
मोर देन 10 years, यानी 10 साल से ज्यादा जिनका मेच्योरिटी पीरियड होता है वो डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती है. कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर हैविंग मेच्योरिटी डेट मोर देन 10 ईयर. ओके. लेकिन देखो ध्यान से देखना, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में. लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो पीरियड 30 इयर्स है. If the company is engaged in the business of infrastructure project, then the period, then लिखना, then the period should not be more than 30 years. ये कंपनीज एक्ट में पूरा लिखा हुआ है, मोर देन 30 years, क्योंकि उनको तो बनने में ही 10 साल लग जाते हैं. 5-5, 6-6 साल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पहले प्लानिंग होती है, फिर आप उसका वो प्लान बनाते हो, लेआउट बनाते हो, फिर वो अप्रूव होता है कि हाँ इतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, इतने टावर बन सकते हैं, ये वो है ना, यहाँ गार्डन होगा, पूरा प्लानिंग होता है, फिर आपका कहीं जाके प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता है. तो आपको भी पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टाइम क्या लगता है, बहुत ज्यादा. जैसे बड़े बड़े मॉल बनते हैं आपके यहाँ, तो वो वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बनने में ही 10-10 साल लग जाते हैं. तो फिर उसके लिए ये पीरियड सही नहीं है. तो उनको कितना पीरियड दिया है, 30 इयर्स का पीरियड दिया गया है. ठीक है. चलो, व्हाट इज रेशो, बताओ व्हाट इज रेशो. रेशो क्या होता है, 27. बोलो रेशो क्या होता है. ठीक है. द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो अच्छा मेरे को भी लिखना है, वेरी गुड, देख के उतारोगे सब कुछ. द रिलेशनशिप, रुको स्पेलिंग गलत है. द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंट, जो भी आपके अकाउंटिंग मेजर्स होते हैं, जो भी आपके अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं, अकाउंटिंग फिगर्स होते हैं, अकाउंटिंग वेरिएबल्स बोल दो, वेरिएबल्स. द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल, कोई भी अकाउंटिंग वेरिएबल, जैसे सेल्स ले लिया, डेट ले लिया, टोटल डेट अपॉन सेल्स रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेशो, है ना, बहुत सारे, इक्विटी अपॉन डेट रेशो, वो. तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल एक्सप्रेस, उसको कहीं में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस मैथमेटिकली, यानी एक मैथमेटिक, आप किसी को टाइम्स में लिखते हो, किसी को रेशियो में लिखते हो, तो मैथमेटिकली is known as financial ratio या अकाउंटिंग रेशियो. क्या पूछा था हमसे, फाइनेंशियल पूछा था, अकाउंटिंग पूछा था, 27. रेशियो पूछा था, इज नोन एज, तो फिर आप फाइनेंशियल रेशियो लिख लो. फाइनेंशियल रेशियो, आइदर यू कैन से अकाउंटिंग रेशियो, एक ही बात है. ठीक है. 28. ठीक है, 28 लिखते हैं. What are the financial expense include to determine the operating ratio? चलो नेक्स्ट देखते हैं. What are the financial expense include, are the financial expense include to determine the operating ratio? Operating ratio में आप financial expense को include करते हो? No. तो इसका आंसर तो सिंपल लिख दो, no. आगे आप लिख लेना, financial expense are not included. Financial expense are not included to determine financial ratio. नहीं, to determine financial ratio थोड़ी था, ऑपरेटिंग है रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो था ना. हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो. ठीक है.
चलो 29, दो क्वेश्चन और बचे, फटाफट कंप्लीट करते हैं। व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बताओ फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी होती है, कहाँ पे पढ़ा है, कैश फ्लो में। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ होती है जहां कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है काम करने के लिए, और कंपनी कैसे कैसे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 11th में पढ़ा होगा, वहां से कंपनी को पैसा मिलता है, शेयर इशू, डिबेंचर, इक्विटी, खुद के घर से लाया हो कैपिटल का इक्विटी, ओनर्स या डिबेंचर इशू करके, लोन्स लेके, क्रेडिटेबिलिटी लेके यानी क्रेडिट पर लिया हो, ये सब तरीके हैं फाइनेंशियल, जो ये सारी एक्टिविटीज है जो फाइनेंस में आती है। तो जहां आप इशू करोगे वहां पे पैसा आएगा, और जहां आप रिडम्पशन, अगर डिबेंचर है तो रिडम्पशन करोगे, इक्विटी है तो बाय, इक्विटी एंड प्रेफरेंस का बायबैक होता है, यानी आप अपने शेयर को वापस खरीदते हो, तो इक्विटी का बोलते हैं बायबैक। तो वो सब यहाँ पर एक्टिविटीज आती हैं। तो लिखो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एक मिनट, financial activities are such activities in which, due to which, size and composition, यानी बिजनेस का आपका फंड आ रहा है, आप फंड लेके बिजनेस चालू करोगे, इन्वेस्ट, लोन लोगे, है ना, क्रेडिट, आप इक्विटी इश्यू करोगे, प्रेफरेंस इश्यू करोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, तो उसके कारण आपके बिजनेस का साइज और कंपोजिशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बोरोड कैपिटल मतलब लोन लिया, डिबेंचर इशू किए, वो सब बोरोड कैपिटल में आते हैं। बोरोड कैपिटल, हाँ आपके ये भी आते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, वो सब भी आते हैं। बोरोड कैपिटल ऑफ बिजनेस गेट, ऑफ बिजनेस, अब इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख सकते क्योंकि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो ऑफ बिजनेस गेट चेंज, चेंज। एग्जाम्पल, issue of equity share, ठीक है। दूसरा लिख लो, टेकिंग लोन्स, लोन फ्रॉम बैंक, सब फाइनेंस एक्टिविटीज है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन 30th देखते हैं क्या पूछा है। फॉर विच एक्टिविटी, for which activity underwriting commission paid is considered, underwriting commission paid is considered, operating activity में लिखो, in operating activity, in operating, कैश फ्लो के क्वेश्चन ज्यादा ही थे तो कैश फ्लो की थ्योरी आप पढ़ लेना। एक्टिविटी, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी लिखो ना, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडरराइटिंग कमीशन पेड इज कंसिडर, अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन को मैं व्हाट्सएप में लिखती हुई, कमीशन है, ठीक है। पेड इज कंसीडर, कहां पे, इन कैश फ्लो, आइदर कंसीडर लिख लो, ठीक है, इन कैश फ्लो, सीएफ, सीएफ इज अ कैश फ्लो, कैरी फॉरवर्ड मत कर देना, रुको आप कैरी फॉरवर्ड ही कर दोगे, सुनोगे नहीं, कैश फ्लो, ठीक है। तो here we have completed section B, ओके। तो आप चार आंसर का शॉट लो, 5 लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन। और रुको ये भी तो है, यहां से ले लो क्वेश्चन नंबर 26 से लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब मैंने आपको एक चीज दिया, आंसर दिया सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन का, और आप मुझे क्या देंगे, एक सब्सक्राइबर, और लगकर मेरा चैनल देखो। रीजन, आपको जो आंसर ढूंढने में इतनी तकलीफ हो रही है ना इधर उधर, यहाँ बैठे बैठाए मिल जाएंगे। 1 घंटे में ढूंढोगे, 1 घंटे में आपका सेक्शन सी डी दोनों हो जाएगा, देख लोगे तो। सी ज्यादा लेता है 25 मिनट और डी लेता है 35 मिनट जैसा। तो ढूंढने में वेस्ट करने से अच्छा, और गलत क्वेश्चन करके उसको करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा, पूरा वीडियो एक बार में देख लो, पूरा वीडियो
आंसर पता चल गया आपको, आंसर को कहीं पीछे लिख लो और फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। उससे रीजन क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा कि आप जहां गलती करोगे आपको पकड़ात में आ जाएगा कि क्योंकि जैसे बुक में हम करते हैं तो बुक में क्या होता है, जब एक्सरसाइज होती है उसके आंसर पीछे होते हैं, तो आपको पता है जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो एक्सरसाइज कर रहे होते हो आप पीछे जा जाके आंसर मैच करते हो, लेकिन यहाँ आंसर नहीं है। तो यहाँ आप जो कर रहे हो ना बच्चों, मैं क्योंकि मेरे क्लास के बच्चों के जो नोटबुक चेक कर रही हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई तो इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ऐसा नहीं है, आप बहुत सिली सिस्टरी मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन ये कर रहे हो क्योंकि आप 12th में हो तो यू नो कि हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की 2 इफेक्ट दोगे तो बैलेंस शीट तो मैच ही हो जानी है। अगर आपको आज तक किसी ने ये बात नहीं समझाई तो आपको आई डोंट नो, पर आप समझो ध्यान से। आप गलत कोई एक फालतू ट्रांजेक्शन उठा लो, एक काम करना आज कोई भी एक फालतू ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से जोड़ देना जो बुक में नहीं हो, तो भी आपकी दो, और उसके 2 इफेक्ट दे देना, एक P&L में डेबिट दे देना, एक एस जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन में हो ही नहीं तो भी P&L में लिख देना, डेबिट साइड में रेंट में प्लस कर देना। मैं बता रही हूँ आपको, देखो फालतू ट्रांजेक्शन भी P&L में रेंट में डेबिट साइड में प्लस कर देना और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा देना। देखो एक इफेक्ट दी आपने डेबिट की और एक इफेक्ट दी क्रेडिट की, तो आपकी बैलेंस शीट तो मैच ही हो जानी है गधो, ये बात ध्यान से समझो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो गई इट मींस द आंसर इज करेक्ट, नो नॉट एट ऑल। आप किसी भी चीज की जैसे 2 इफेक्ट दोगे बैलेंस शीट तो मैच ही होनी है, पर क्या वो आंसर सही है दैट इज मैटर, और उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो देख के आंसर लिख लो और फिर आप खुद से पहले एक बार देख लो फिर खुद से करो, फिर देखो आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा। कई बच्चों का तो उसके बाद भी नहीं आता, पर कुछ का आता भी है, मैं ऐसे आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ 100%। आई नो आप बहुत स्मार्ट हो, पर पूरा वीडियो देखो, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। थैंक यू, और लगे रहो, ओके, पढ़ते रहो। चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।